गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं बॉटनी से डॉक्टर पिंकी सैनी मेहता पीजी कॉलेज से। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने बात की थी अगेरिकस के बारे में कि अगेरिकस जो फंजाई है उसके अंदर किस प्रकार से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, किस प्रकार से उसका हैबिट पाया जाता है, किस प्रकार का उसका हैबिटेट पाया जाता है। और इसके अलावा अपन ने डिस्कस की थी उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की। इंटरनल स्ट्रक्चर में अपन ने पढ़े थे उसके गिल्स और स्टिपल्स। आज जो अपना टॉपिक है वो रहेगा कि जो गिल्स और स्टिपल्स के अंदर जो डेवलपमेंट करने वाले जो स्पोर थे जिनका नाम था बेसिडियो स्पोर, उनका डिस्पर्सल कैसे होता है और उनका जर्मिनेशन कैसे होता है। तो आज अपना टॉपिक है डिस्पर्सल एंड जर्मिनेशन। डिस्पर्सल एंड जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर इन अगेरिकस। अगेरिकस में जो बनने वाले बेसिडियोस्पोर है उनका परकीर्णन यानी कि जहाँ वो बने वहाँ से दूसरे स्थान पर कैसे जाएंगे वो मेथड परकीर्णन की, और दूसरा जहाँ वो पहुँचे वहाँ वो अपना अंकुरण कैसे करेंगे, जर्मिनेशन कैसे करेंगे। इन दोनों टॉपिक्स के बारे में एक बार अपन डिटेल से देखते हैं। जैसे मैंने डायग्राम से बनाया कि ये बनाए मैंने वो बेसिडियोस्पोर जो जर्मिनेशन से पहले यानी कि जहाँ ये अपने पेरेंटल सेल से उत्पन्न हुए थे उस टाइम ये क्या थे, बाई न्यूक्लिएट बेसिडियोस्पोर थे, यानी कि हर एक सेल में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट थे लेकिन दोनों न्यूक्लियस ने फ्यूजन नहीं किया था। इसलिए यहाँ पर हम डिप्लॉयड शब्द यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बाई न्यूक्लिएट शब्द यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, बाई न्यूक्लिएट बेसिडियोस्पोर। बाई न्यूक्लिएट बेसिडियोस्पोर। ये बाई न्यूक्लिएट जो बेसिडियोस्पोर हैं इनके दोनों न्यूक्लियस आपस में क्या कर लेते हैं, फ्यूजन कर लेते हैं। तो ये मैंने नेक्स्ट डायग्राम बनाया जिसमें दोनों न्यूक्लियस ने क्या किया, आपस में फ्यूजन किया, यानी दोनों न्यूक्लियस के फ्यूजन से क्या हुआ, 2n स्टेज उत्पन्न हो गई। तो इसका नाम क्या रख दिया जाता है, डिप्लॉयड स्टेज। क्या नाम रख दिया जाता है, डिप्लॉयड स्टेज। यहाँ थी बाई न्यूक्लिएट स्टेज और यहाँ है डिप्लॉयड स्टेज, क्योंकि यहाँ दोनों न्यूक्लियस अलग अलग थे, यहाँ दोनों न्यूक्लियस ने फ्यूजन कर लिया और क्या उत्पन्न हो गई, 2n स्टेज। जब ये डिप्लॉयड स्टेज में आ जाते हैं तो एक बार ये अपना क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। क्या करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन करते हैं। हमने बहुत 2 या 3 बार इस चीज़ को पढ़ लिया कि जब किसी सेल में मियोसिस डिवीजन की प्रोसेस होती है तो वो 2 बार होती है। एक बार होता है मियोसिस फर्स्ट और एक बार होता है मियोसिस सेकंड। एक बार होता है मियोसिस फर्स्ट और एक बार होता है मियोसिस सेकंड। हमने ये भी पढ़ा है कि मियोसिस फर्स्ट जो है वो किसके समान होता है, वास्तविक अर्धसूत्री विभाजन के समान, लेकिन मियोसिस सेकंड किसके समान होता है, समसूत्री विभाजन के समान होता है। इसीलिए इस मियोसिस डिवीजन के बाद में इससे कितने न्यूक्लियस वाले बेसिडियोस्पोर बनते हैं, 4 न्यूक्लियस वाले बेसिडियोस्पोर का निर्माण होता है। इस तरीके से 4 बेसिडियोस्पोर का निर्माण होता है। ये चारों बेसिडियोस्पोर अब क्या करते हैं, बनी हुई बेसिडियोकार्प में अपना जर्मिनेशन करते हैं। अब मैं आपको इसको एक डायग्राम से बनाती हूँ कि हर बेसिडियोस्पोर एक बेसिडियम कार्प के ऊपर अपना जर्मिनेशन कर लेता है इस तरीके से।
तो ये जो नीचे की तरफ थैलस लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये इसका बेसिडियो कार्प होता है, जिसके टिप पार्ट पर क्या है, चारों बेसिडियो स्पोर हैं। ये चारों जो बेसिडियो स्पोर बनते हैं, अब इनका क्या होगा, डिस्पर्सल होगा, यानी कि ये अपने इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाएंगे। जैसे मैंने ये बनाया डायग्राम से कि इन्होंने अपने चारों बेसिडियो स्पोर ने अपने इस थैलस को छोड़ दिया और ये चारों अलग चले गए। तो ये कौन सी प्रोसेस हुई, डिस्पर्सल। तो ये जब यहाँ से डिस्पर्स होते हैं, यानी यहाँ से प्रकीर्णित होते हैं, तो कौन सी मेथड के द्वारा होते हैं, ड्रॉप मेथड के द्वारा, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, बूंद विधि, कि एक बूंद के रूप में छिटक कर, यानी कि उससे हट कर और कहाँ चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये चारों बेसिडियो स्पोर क्या करते हैं, अपने इस बेसिडियो कार्प को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ये चारों बेसिडियो स्पोर अब क्या करेंगे, अपना जर्मिनेशन करेंगे। क्या करेंगे, जर्मिनेशन करेंगे। और हर एक बेसिडियो स्पोर के जर्मिनेशन से क्या बनेगा, माइसीलियम। इस माइसीलियम का नाम क्या होता है, प्राइमरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम क्या नाम होता है इसका, प्राइमरी माइसीलियम। तो मैंने आपको यहाँ समझाया कि किस तरीके से इन बेसिडियो स्पोर का डिस्पर्सल होता है और डिस्पर्सल के बाद में किस तरीके से ये अपना जर्मिनेशन करते हैं। यानी कि ये एक बाई न्यूक्लिएट बेसिडियो स्पोर है। सबसे पहले ये दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन करेगा और अपने साइटोप्लाज्म का फ्यूजन करेगा, यानी कौन सी स्टेज उत्पन्न करेगा, डिप्लॉइड स्टेज उत्पन्न करेगा। जैसे डिप्लॉइड स्टेज उत्पन्न होगी तो सिंपल सी बात है कि 2 एंसोमेटिक सेल्स बन चुकी हैं, तो ये अपने जर्मिनेशन से पहले अपनी लाइफ साइकिल में, अपनी लाइफ में एक बार मियोसिस करती हैं। और ये रहा ये मियोसिस, जो कितनी बार होता है, 2 बार होता है। एक का नाम रख दिया जाता है मियोसिस फर्स्ट और एक का नाम होता है मियोसिस सेकंड। तो अभी मैंने आपको समझाया, ये सेंटेंस फिर लर्न करवा रही हूँ, क्योंकि जितनी भी बार आप फंजाई पढ़ोगे, जितनी भी बार आप जिम्नोस्पर्म पढ़ोगे, जितनी भी बार आप टेरिडोफाइट्स पढ़ोगे, सब में ये लाइन हमेशा आती है। लेकिन बच्चा हर बार इस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूज़न में रहता है कि मियोसिस फर्स्ट क्या है, मियोसिस सेकंड क्या है। ये सबसे पहले हम जब सेल साइकिल स्टार्ट करते हैं इनिशियल स्टेज में, जब हम साइटोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं, तब भी यही बात आती है कि मियोसिस 2 टाइप्स का होता है। एक होता है मियोसिस फर्स्ट और एक होता है मियोसिस सेकंड। वही मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड की बात कर रही हूँ मैं, कि 2 बार डिवीजन होने से, फर्स्ट बार जब इसमें डिवीजन होगा तो 2 न्यूक्लियस बनेंगे, दूसरी बार जब डिवीजन होगा तो टोटल 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं। ये चारों न्यूक्लियस किसके फॉर्मेशन में बन जाते हैं, बेसिडियो स्पोर के फॉर्मेशन में बन जाते हैं और अपने बेसिडियो कार्प से बाहर की ओर आ जाते हैं। जैसे ये बाहर आ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, अपना डिस्पर्सल करेंगे, यानी यहाँ से हटेंगे और दूसरे स्थान पे प्रकीर्णित हो जाएंगे। जब ये दूसरे स्थान के ऊपर प्रकीर्णित होते हैं तो इनके लिए एक मेथड होती है, ड्रॉप मेथड। ड्रॉप का मतलब होता है बूंद विधि, कि बूंद के रूप में हटेगा और दूसरे स्थान पे चला जाएगा। जैसे ये दूसरे स्थान पे जाते हैं तो सबसे पहले अपना क्या करते हैं, जर्मिनेशन करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जर्मिनेशन यानी अंकुरण। जब ये अंकुरण करते हैं तो हमें याद ये रखना है कि ये बेसिडियो स्पोर अपना जर्मिनेशन करने के पश्चात क्या बनाते हैं, प्राइमरी माइसीलियम। और प्राइमरी माइसीलियम अपने डेवलपमेंट के पश्चात क्या बनाते हैं, सेकेंडरी माइसीलियम बनाते हैं। और सेकेंडरी माइसीलियम अपने डेवलपमेंट के बाद में क्या बना देते हैं, जो प्रोसेस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समान होती है, उसी तरीके से फिर पुनः वही मियोसिस और माइटोसिस की प्रोसेस शुरू हो जाती है। ये तो हुई इसके डिस्पर्सल की और जर्मिनेशन की बात। अब नेक्स्ट पॉइंट में अपन बात करते हैं कि अपन इनकी लाइफ साइकिल को कैसे पढ़ते हैं। तो अगेरिकस की जो लाइफ साइकिल है हम उसको 2 टाइप से पढ़ते हैं। एक लाइफ साइकिल पढ़ते हैं हम डायग्राम से और एक लाइफ साइकिल पढ़ते हैं हम फ्लो चार्ट से। तो पहले अपन लाइफ साइकिल को डायग्राम से समझ लेते हैं। तो लाइफ साइकिल इन अगेरिकस, ब्रैकेट में लिख देंगे विद
डायग्राम, विद डायग्राम, यानी कि अगेरिकस में जीवन चक्र, लाइफ माने जीवन, साइकिल माने चक्र, अगेरिकस फंजाई है जिसका दूसरा नाम मशरूम है। डायग्राम से उसकी लाइफ साइकिल को हम कैसे समझ सकते हैं। बहुत इजी है अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो, और हमेशा याद रहने वाली चीज़ है। जैसे अभी अपन ने लास्ट वाली इसमें बात करी थी कि 4 बेसिडियो स्पोर बनते हैं, ये 4 बेसिडियो स्पोर जर्मिनेशन करते हैं। वापस अपन वहीं आ जाते हैं उसी स्लाइड में कि ये बने बेसिडियो स्पोर, ये बनाई मैंने डायग्राम में बेसिडियो स्पोर, जो संख्या में कितने थे 4। इनका नाम लिख देती हूँ मैं, क्या हैं ये बेसिडियो स्पोर हैं। उसमें हमने समझा था कि ये बेसिडियो स्पोर क्या करते हैं, अपना जर्मिनेशन करते हैं, और जर्मिनेशन के बाद में क्या बनाते हैं, प्राइमरी माइसीलियम। क्या करते हैं, अपना जर्मिनेशन करते हैं, और जर्मिनेशन के बाद में ये बनाए मैंने जर्मिनेट करते हुए स्पोर। इनका नाम क्या हो जाता है, प्राइमरी माइसीलियम। अभी मैंने आपको समझाया कि प्राइमरी माइसीलियम अपना डेवलपमेंट करके और बार बार अपने सेप्टा बनाकर और अपने माइसीलियम की ब्रांच बना करके क्या बना देंगे, सेकेंडरी माइसीलियम। ये बनाया मैंने इनका सेकेंडरी माइसीलियम, जिसमें बहुत सारी ब्रांच हैं, और हर एक ब्रांच के बीच में क्या प्रेजेंट है, सेप्टा प्रेजेंट है, और साथ ही इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। ये बनाई मैंने इनके सेकेंडरी माइसीलियम। क्या है ये, सेकेंडरी माइसीलियम। ये सेकेंडरी माइसीलियम, अब हमें याद ये रखना है कि अगर एगेरिकस की जगह कोई एस्कोमाइसिटी सदस्य का मेंबर होता तो फिर इस सेकेंडरी माइसीलियम के द्वारा टर्सरी माइसीलियम और बन जाता। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं केवल बेसिडियो माइकोटेना के सदस्यों की, जिसमें से एक सदस्य है एगेरिकस। तो इसमें जो ये सेकेंडरी माइसीलियम है ये क्या करता है, एक न्यूक्लियस की बात कर रही हूँ मैं इसमें से, कि ये जो जैसे इसकी एक अकेले की बात करूँ मैं, इस पार्ट की, इस पार्ट की, या सपोज करो मैंने इस पार्ट की बात करी, तो ये पार्ट क्या करता है, अपनी ग्रोथ करता है किसके ऊपर, जहाँ पर डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पड़ा हुआ होता है, क्योंकि हमने ये इसके हैबिट में पढ़ा है, सैप्रोफाइटिक फंजाई होती है, जहाँ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पड़ा होता है वहाँ ये क्या करता है, अपनी ग्रोथ करता है। जब ये ग्रोथ करता है तो इस तरीके से इनके माइसीलियम तो निकले हुए नहीं होते हैं नीचे की ओर और ऊपर की ओर, ये इस तरीके से एक नोड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक नोट लाइक स्ट्रक्चर। तो ये किससे बनी, माइसीलियम का एक टुकड़ा जो था उससे बना, और माइसीलियम की सिंगल ब्रांच क्या कहलाती है, हाइफी कहलाती है। तो इसका नाम क्या रख दिया जाता है, हाइफल नोट। क्या नाम रख दिया जाता है इसका, हाइफल नोट। और नीचे इनकी जो ब्रांच के फॉर्मेशन में निकल रही हैं इनका नाम क्या होता है, माइसीलियम। क्या होता है, माइसीलियम। अब ये नोट लाइक जो स्ट्रक्चर बनी हुई है ये क्या करेगी, आकार में और ज़्यादा बड़ी होगी, और कैसी बना देगी, बटन के समान संरचना बना देगी। क्या बनाएगी, एक बटन लाइक स्ट्रक्चर बना देगी। ये बनाई मैंने बटन लाइक स्ट्रक्चर, ये नीचे की ओर प्रेजेंट है इनके माइसीलियम। तो इसका नाम क्या रख दिया जाता है, बटन लाइक स्ट्रक्चर, बटन लाइक स्ट्रक्चर। और नीचे वाले ये जो पार्ट हैं ये क्या कहलाते हैं, माइसीलियम। अब ये आगे और ग्रोथ करेगी क्योंकि इसको क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, सैप्रोफाइटिक के फॉर्मेशन में प्रेजेंट है। तो ये आगे जैसे ही अपनी ग्रोथ करती है तो इस बटन लाइक स्ट्रक्चर में क्या बन जाती हैं, दो आइज के समान स्ट्रक्चर बनने लग जाती है, जिनका नाम रख दिया जाता है क्या, गिल्स। ये बनाई मैंने इसमें आइज लाइक स्ट्रक्चर। ये आइज लाइक स्ट्रक्चर जो है
वो क्या कहलाती हैं, इसमें गिल कहलाती हैं। अब याद रखने वाला पॉइंट क्या है, जैसे जैसे इसमें गिल का डेवलपमेंट हो चुका होता है, बटन लाइक स्ट्रक्चर इसमें बन चुकी होती है, अब ये इनके जो माइसीलियम है नीचे, इनसे क्या लेंगे, रेगुलर सॉइल सरफेस से न्यूट्रिशन, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन लेंगे तो ऊपर की ओर ग्रोथ बढ़ेगी। तो ये बटन लाइक जो स्ट्रक्चर है, अब ये कैसी बन जाती है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। आपने देखा होगा कि जब तक अम्ब्रेला यूँ फोल्ड रहती है, लेकिन जब हम उसका बटन दबाते हैं तो वो ऑन होती है, तो वो इस तरीके से फोल्ड हो जाती है, ओपन हो जाती है। वैसे ही इसको जैसे न्यूट्रिशन मिलता है तो ये गिल लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो बाहर की ओर फूल करके और फिर यूँ फोल्ड होने लग जाती है। तो मैं इसको अगले डायग्राम में समझा रही हूँ आपको कि इस तरीके से ये नीचे से जो है ऊपर की ओर बढ़ती हैं। अब ये जो माइसीलियम लाइक स्ट्रक्चर थी, ये तो नीचे ग्रोथ करती रहती है और अपने न्यूट्रिशन लेती रहती है, और जो न्यूट्रिशन इन्होंने अब्जॉर्व किया उसको क्या करेंगी, ऊपर की ओर ट्रांसफ़र करेंगी, और ये स्ट्रक्चर इस तरीके से ऊपर की ओर ओपन अम्ब्रेला की तरह बन जाती है। ओपन अम्ब्रेला की ओर बनती है तो ये जो गिल लाइक स्ट्रक्चर थी, अब ये गिल लाइक स्ट्रक्चर इस पार्ट पे आ जाती है, तो इनका नाम तो क्या हो जाता है, गिल। अब जिस पे ये अम्ब्रेला खड़ी हुई है, ये पार्ट क्या होता है इसका, स्टिप। और जो ये अम्ब्रेला ऊपर से ओपन हुई है, ऊपर से जो पहले बटन लाइक थी, अब उस वो जो है राउंड, हाफ राउंड शेप में जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसका नाम होता है पीलस। इसका नाम क्या हो जाता है, पीलस हो जाता है। नेक्स्ट डायग्राम में मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से ये पीलस बढ़ते हैं और इनके गिल्स जो है और अधिक आगे बढ़ने के बाद में रैप्चर हो जाते हैं। ये मैंने ये लिया, ये इस तरीके से आगे की ओर यूँ बढ़ेंगे, और ये तो बनी इसकी राउंड शेप स्ट्रक्चर, ये बाहर की ओर बढ़े और ये स्ट्रक्चर यूँ बन जाती है, नीचे की ओर इनमें यूँ निकले हुए होते हैं। तो ये पार्ट इसमें क्या कहलाता है, गिल्स कहलाता है, गिल। ये इसका स्टिप पार्ट होता ही है, ये इसका पीलस पार्ट होता है। अब जैसे ही ये और ज़्यादा नमी को अगर अवशोषित करते हैं तो ये गिल्स पार्ट क्या हो जाते हैं, गिल फट जाते हैं। इनके फटते ही इनके अंदर भरे हुए स्पोर होते हैं जो किसके डिवीज़न से बने थे, इस न्यूक्लियस के डिवीज़न से बने थे, वो सारे बाहर आ जाते हैं। और जैसे ही नमी के कांटेक्ट में आते हैं तो बाहर आकर के ये इस तरीके की क्या बना लेते हैं, बेसिडियो कार्प स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और हर एक के सरफेस के ऊपर इस तरीके से ये बेसिडियो स्पोर चिपके हुए होते हैं। ये इनके स्ट्रक्चर जो है ये कहलाती है बेसिडियो कार्प, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं। मैं इनको लिख देती हूँ, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस वापस जो मैंने अभी समझाया था डिस्पर्सल की मेथड्स के द्वारा क्या हो जाएंगे, डिस्पर्सल हो जाएंगे, परकेंडित हो जाएंगे ड्रॉप मेथड के द्वारा, और वापस एनवायरनमेंट में आकर के क्या शुरू कर देंगे, इसी प्रोसेस को वापस शुरू कर देंगे। ये तो मैंने आपको समझाई अगेरिकस की लाइफ साइकिल को डायग्राम से। अब मैं आपको इसी को समझाती हूँ एक फ्लो चार्ट से, कि हम इसको किस तरीके से एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। तो लाइफ साइकिल इन अगेरिकस विद फ्लो चार्ट, किसके द्वारा, एक फ्लो चार्ट के द्वारा हम इसके लाइफ साइकिल को, या फिर फ्लो चार्ट शब्द नहीं लिखना चाहते तो हम इसकी जगह एक दूसरा शब्द भी यूज कर सकते हैं, क्या, आउटलाइन डायग्राम। आउटलाइन डायग्राम के द्वारा भी हम इसको समझ सकते हैं कि किस तरीके से इनके अंदर ये बेसिडियो स्पोर बनते हैं और किस प्रकार से ये बेसिडियो स्पोर बनने के बाद में क्या हो जाते हैं, सेपरेट होते हुए चले जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि जो बेसिडियो स्पोर हैं उनका निर्माण किस पर हुआ था,
बेसिडियोकार्प पर, यही तो बात समझाई थी मैंने, जिसको इस तरीके से डायग्राम से बनाया था, यो यही थे। और मैंने यही चीज़ समझाई थी कि एक बेसिडियोकार्प के ऊपर 4 बेसिडियोस्पोर लगे हुए होते हैं। इस तरीके से ये 4 बेसिडियोस्पोर जो है वो बन जाते हैं किसके ऊपर, बेसिडियोकार्प पे। तो मैं लिख सकती हूँ ना कि बेसिडियोकार्प पर किसका निर्माण होता है, बेसिडियोस्पोर का। किसका निर्माण होता है, बेसिडियोस्पोर का। ये बेसिडियोस्पोर क्या करेंगे, अपना जर्मिनेशन, क्या करेंगे, अपना जर्मिनेशन करेंगे। और क्या करेंगे, ये बेसिडियोस्पोर जब जर्मिनेशन करते हैं उससे पहले अभी हमने डायग्राम में पढ़ा था, क्या थे ये, बाई न्यूक्लिएट बेसिडियोस्पोर, 2 न्यूक्लियस वाले थे। इसके बाद में दोनों न्यूक्लियस ने फ्यूजन किया था और क्या बनाए थे, डिप्लॉइड बनाए थे। तो इन स्पोर को हम क्या लिखेंगे, बाई न्यूक्लिएट स्पोर। इन न्यूक्लियस के दोनों, इन बेसिडियोस्पोर के दोनों न्यूक्लियस ने फ्यूजन किया और क्या बना दिया, डिप्लॉइड बेसिडियोस्पोर। अब जो डिप्लॉइड बेसिडियोस्पोर बने थे उन्होंने क्या किया था, मियोसिस, यही तो किया था। हमने पढ़ा था कि मियोसिस के बाद में एक स्पोर से कितने न्यूक्लियस बने थे, 4 स्पोर बने थे, 4 बेसिडियोस्पोर का निर्माण हुआ था। और ये चारों बेसिडियोस्पोर कैसे थे, हैप्लॉइड थे। यहाँ एक पॉइंट और याद रखना कि बेसिडियोमाइकोटिना के जो सदस्यों में बनने वाले 4 बेसिडियोस्पोर होते हैं, ये हैप्लॉइड तो होते ही होते हैं, साथ में इनमें से 2 पॉजिटिव स्टेन वाले होते हैं और 2 नेगेटिव स्टेन वाले होते हैं। अगर इसकी जगह मैं एस्कोमाइसिटीज के सदस्यों की बात करूं तो उसमें पॉजिटिव स्टेन और नेगेटिव स्टेन जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं बनती है, केवल उसमें 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। लेकिन ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर किस में बनती है, केवल और केवल बेसिडियोस्पोर में। तो इस तरीके से क्या बन जाते हैं, 2 स्टेन एक जैसे, 2 स्टेन एक जैसे। तो टोटल स्टेन कितने हो गए, 4 स्टेन बन जाते हैं और इनका नाम क्या हो जाता है, बेसिडियोस्पोर। तो सिंपल सी बात है कि ये भी जर्मिनेशन करेंगे, ये भी जर्मिनेशन करेंगे। अब हम इनको डिवाइड कर देते हैं कि पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव हैं। इन्होंने भी अपना जर्मिनेशन किया और इन्होंने भी अपना जर्मिनेशन किया। एक न्यूक्लियस वाले हैं इसलिए क्या बनाएंगे, यूनी न्यूक्लिएट माइसीलियम। कौन से वाला, पॉजिटिव वाला। और ये भी जब जर्मिनेशन करेंगे तो क्या बनाएंगे, यूनी न्यूक्लिएट माइसीलियम। कौन से वाला, नेगेटिव वाला। अगर एक पॉजिटिव स्टेन है एक नेगेटिव स्टेन है तो ये आपस में फ्यूजन करके वापस डिप्लॉइड स्टेज में आ सकते हैं। यदि सपोज करो कि इन दोनों ने आपस में फ्यूजन कर लिया तो किसके समान हो जाएंगे, सोमेटिक हाइफा के समान हो जाएंगे, सोमेटिक हाइफा के समान। इसका मतलब एक सेल में 2 न्यूक्लियस हो गए, कौन सी वाली स्टेज आ गई वापस, बाई न्यूक्लिएट। लेकिन इतना फर्क है कि यहाँ विभेदित नहीं थे कि उनमें से एक पॉजिटिव है या एक नेगेटिव है। लेकिन यहाँ जो सोमेटिक हाइफी बनी है इसमें कंफर्म है कि एक पॉजिटिव स्टेन वाला न्यूक्लियस है और दूसरा नेगेटिव स्टेन वाला न्यूक्लियस है। जब ये कंफर्म हो जाता है कि एक बेसिडियोस्पोर के फ्यूजन से या यूनी न्यूक्लिएट माइसीलियम के फ्यूजन से बनने वाला सोमेटिक हाइफी 2 अपोजिट प्रकार के न्यूक्लियस से बना है, तो ये स्टेज जो बाई न्यूक्लिएट है, अगर इसने फ्यूजन किया तो कौन सी प्रोसेस बनाएगी, ये कलम्प कनेक्शन, जिसको हमने 2 से 3 वीडियो पहले इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ा था कि क्लम्प कनेक्शन क्या होता है। क्लम्प कनेक्शन जिसको हिंदी में क्या कहते हैं,
कलंप बंधन, क्या कहते हैं? कलंप बंधन। कलंप बंधन में आपको एक लाइन में यहाँ समझा देती हूँ, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो नहीं समझ में आएगा कि जब एक पॉजिटिव न्यूक्लियस और एक नेगेटिव न्यूक्लियस है, जब वो एक दूसरे के पास में जब आते हैं तो डिवीजन के समय उनमें एक इस तरीके से हुक लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है और उस हुक लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा यहाँ जो न्यूक्लियस है वो ट्रांसफर होकर के यहाँ आ जाता है, किसके पास? विपरीत न्यूक्लियस के पास। तो विपरीत न्यूक्लियस के बीच में क्या हो जाता है? आकर्षण, और सेम न्यूक्लियस के पास में क्या हो जाता है? प्रतिकर्षण। तो सेम न्यूक्लियस वाला उसको प्रतिकर्षित कर देता है, वो एक हुक लाइक क्लंप बना लेता है और उसके द्वारा विपरीत न्यूक्लियस के पास में आ जाता है और क्या बना लेते हैं? वापस फ्यूजन करके सोमेटिक हाइफी टाइप की माइसीलियम बना लेते हैं। तो क्लंप कनेक्शन के बाद में किसका निर्माण हो जाएगा? माइसीलियम का निर्माण हो जाता है। और ये जो माइसीलियम बनेगा, अब ये कैसा होगा? 2n माइसीलियम होगा। ये माइसीलियम अब क्या करेगा? अपना जर्मिनेशन करेगा और क्या बनाएगा? राइजोमॉर्फ। राइजोमॉर्फ, ये राइजोमॉर्फ क्या करेगा? अपने डेवलपमेंट करेगा और किसका निर्माण कर देगा? बेसिडियोकार्प का। बेसिडियोकार्प पुनः इस प्रोसेस को स्टार्ट करेगा और वापस यहीं पहुंच जाएगा। ये है आउटलाइन डायग्राम के द्वारा, यानी कि एक फ्लो चार्ट के द्वारा कि किस प्रकार से बेसिडियोस्पोर जो हैं वो अपना जर्मिनेशन करते हैं और अपने लाइफ साइकिल को सरवाइव करते हैं। लेकिन हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम अगेरिकस की लाइफ साइकिल को डायग्राम से पढ़ें, चाहे हम आउटलाइन डायग्राम से पढ़ें, लेकिन हमें ये चीज़ याद रखनी है कि अगर इनमें अपोजिट टाइप के दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूजन के लिए प्रिपेयर होते हैं तो जो बनने वाली सोमेटिक सेल्स होती हैं उसके टाइम बनते टाइम हमेशा क्या बनेगा? क्लंप कनेक्शन बनेगा। किसमें? जिस फंजाई का सब डिवीज़न हमने क्या लिखा है? बेसिडियो माइकोटीना लिखा है, उन सब में क्लंप कनेक्शन बनेगा। लेकिन जिनमें हमने बेसिडियो माइकोटीना के अलावा अगर एस्कोमाइकोटीना लिखा है या फिर हमने ड्यूटेरोमाइकोटीना लिखा है या हमने जाइगोमाइकोटीना लिखा है तो कहीं भी वहाँ अपोजिट टाइप के न्यूक्लियस ही नहीं होते, वहाँ केवल न्यूक्लियस 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 पढ़ते हैं हम कि एक न्यूक्लियस बना, 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, तो उनमें केवल डायरेक्ट फ्यूजन होता है। अपोजिट यानी कि ये वाले जो स्टेन होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये स्टेन नहीं बनते हैं। ये शब्द हम केवल तब यूज करते हैं क्लंप कनेक्शन जब इनके स्टेन के टाइप बनते हैं। ये आती है कंप्लीट इनकी लाइफ साइकिल। अब अपन जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं कि जो अगेरिकस है उसके क्या क्या इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं अपन इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ अगेरिकस। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ अगेरिकस। अगेरिकस के आर्थिक महत्व। अगेरिकस के आर्थिक महत्व, ये हमने पढ़ा है कि ये एक सेप्रोफाइटिक फंजाई होती है तथा किसके रूप में पाई जाती है? मशरूम के रूप में पाई जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है इसका यही है कि ये मशरूम के नाम से जानी जाती है और जब ये मशरूम के रूप में जानी जाती है और मृत कार्बनिक पदार्थों में पाई जाती है तो सबसे ज़्यादा इसमें 88% किसकी क्वांटिटी पाई जाती है? वाटर की क्वांटिटी पाई जाती है। जल जो है इसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब ये अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड होती है, इसका मतलब इसमें फैट जैसी चीज़ है, ग्लाइकोजन जैसी चीज़ है, ये तो एक तरीके से नील के बराबर ही होगी क्योंकि फैट का स्टोरेज तो तब करेगी जब बॉडी खुद एक्यूमुलेट करती हो, लेकिन ये तो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से ले रही है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि इनके अंदर फैट, स्टार्च, कोलेस्ट्रॉल ये सब क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। फैट,
स्टार्च, कोलेस्ट्रॉल, ये सब क्या होते हैं, जितने भी एगेरिकस के मशरूम होते हैं उन सब के अंदर ये सब एब्सेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये एब्सेंट है तो बॉडी में बीपी जैसी, शुगर जैसी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। अब इसका यूज करेंगे हम कैसे, किसी व्यक्ति को अगर बहुत ज़्यादा बीपी रहती है, हाइपर जो है बीपी रहे, उसको ब्लड प्रेशर रहे, या वो डायबिटीज़ का पेशेंट हो, मधुमेह का पेशेंट हो, तो वो किसको यूज करेगा, एगेरिकस को यूज करेगा। तो ये क्या हो गया, इसका एक ट्रीटमेंट हो गया कि मधुमेह रोग के मरीज और उच्च रक्तचाप, हायर ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, हायर ब्लड प्रेशर वाले या फिर डायबिटीज के जो पेशेंट हैं वो अपने भोजन में किसको यूज कर सकते हैं, एगेरिकस को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये भोजन खुद तो बनाती नहीं है, मरे हुए कार्बनिक पदार्थों से लेती है, इसलिए एगेरिकस की बॉडी में फैट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, एगेरिकस की बॉडी में स्टार्च जैसी कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए क्या नहीं होती, बीपी, और साथ में इसमें ग्लूकोज जैसी कोई स्ट्रक्चर होती नहीं है या बनती नहीं है। तो किसके एब्सेंट होता है इसके अंदर, डायबिटीज़ जैसे जो पेशेंट होते हैं वो भी क्या करते हैं, इसको अपने भोजन के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे नंबर 5 में मैं लिखूं कि इसके अंदर 5 से 7% केवल क्या पाई जाती है, विटामिन ए और विटामिन सी। क्या पाया जाता है, विटामिन ए और विटामिन सी भी पाया जाता है इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, कॉपर, फॉलिक एसिड, ये भी क्या होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जिन व्यक्तियों की या जिन ह्यूमन बॉडीज़ में विटामिन ए या विटामिन सी की कमी होती है, या फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, इन सब की कमी होती है, वो भी भोजन के रूप में किसको यूज करते हैं, एगेरिकस को यूज करते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये तो है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसके ऊपर आगे की रिसर्च कहाँ चल रही है। मान लो कोई बच्चा है जो रिसर्च वाली लाइन में अगर जाना चाहता है पीजी करने के बाद में, तो इस एगेरिकस पे पर्टिकुलर रिसर्च चल रही है टोक्यो में। तो इसके लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है, कहाँ पर, टोक्यो। जापान की राजधानी सुनी है अपने सबने, टोक्यो। तो जापान की जो राजधानी है टोक्यो, वहाँ पर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है और उसका नाम इसी पे रखा गया है, क्या, टोक्यो रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एगेरिकस। टोक्यो अनुसंधान केंद्र एगेरिकस। अब नाम तो आ गया कि टोक्यो के अंदर इसके ऊपर रिसर्च इंस्टीट्यूट बना हुआ है, लेकिन वो इंस्टीट्यूट करता क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस एगेरिकस से ऐसी दवाइयाँ बनाता है जो एंटी कैंसरस होती हैं। यानी ये टोक्यो क्या करता है, एंटी कैंसर दवाइयाँ बनाता है, किसके ऊपर, एगेरिकस के ऊपर, जिसमें ये मानते हैं कि पूरी दुनिया में एक वर्ष में कम से कम 50 लाख लोग ऐसे होते हैं जो कैंसर की वजह से उनकी मृत्यु होती है, और आजकल तो हर 1000 आदमी में से कम 10 आदमी ऐसे होते हैं जो कैंसर से पीड़ित होते हैं, जिनके लिए बार बार न्यूज़पेपर में आता रहता है कि इतने साल बाद में एंटी कैंसरस दवाइयाँ आ जाएंगी। उन सब के ऊपर ये ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो रिसर्च कर रहे हैं कि जो एक एगेरिकस जो एक कच्चे मटेरियल में, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर ग्रो कर रही है सेप्रोफाइट्स के रूप में, उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका यूज किस में कर सकते हैं, हम कैंसर को कंट्रोल करने के लिए भी कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका कि टोक्यो के अंदर इस एगेरिकस पे रिसर्च की जा रही है और उससे क्या बनाई जा रही है, एंटी कैंसरस दवाइयाँ जो हैं वो बनाई जाती हैं। ये हुए इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं, किसी चीज़ का कोई इम्पोर्टेंस भी होता है तो उसका हार्मफुल इफेक्ट भी होता है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अगेरिकस। हार्मफुल, नेक्स्ट टॉपिक पे अपन बात करते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अगेरिकस। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अगेरिकस, अगेरिकस के नुकसानदायक प्रभाव किस किस तरीके से नुकसानदायक है। सबसे बड़ा नुकसान इसका केवल एक ही है, जहाँ ये कहते हैं ना कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा लाभदायक होती है कभी कभी वो उतनी ही हानिकारक होती है। तो जो अगेरिकस है ये एक पॉइजन जैसा पदार्थ होता है, मैस्कुरीन, और उस मैस्कुरीन का क्या करती है, सिक्रेशन करती है। किसका, मैस्कुरीन का। ये क्या करती है, मैस्कुरीन का सिक्रेशन करती है, और ये मैस्कुरीन क्या होता है, एक विषैला पदार्थ होता है। इस विषैले पदार्थ के कारण जो कुछ स्पीसीज होती हैं, इनकी मैं नाम बताऊंगी आपको, अगर उन स्पीसीज को किसी ने बिना जांच किए, बिना टेस्ट करवाए अगर खा लिया तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। जैसे अगेरिकस जैंथोडर्मस, जैसी स्पीसीज का नाम है अगेरिकस जैंथोडर्मस। क्या नाम है स्पीसीज का नाम, अगेरिकस स्पीसीज का नाम है अगेरिकस जैंथोडर्मस। ये एक स्पीसीज है, जो अगेरिकस की एक स्पीसीज है जैंथोडर्मस। ये स्पीसीज किसका सिक्रेशन करती है, मैस्कुरीन का सिक्रेशन करती है। और मैस्कुरीन एक ऐसा टॉक्सिक पदार्थ है, ऐसा पॉइजनस पदार्थ है, अगर इस स्पीसीज को किसी व्यक्ति ने खा लिया तो कुछ टाइम बाद में उसकी बॉडी में इतना ज़्यादा मैस्कुरीन बन जाता है जो एक मरकरी के समान होता है। मरकरी के लिए तो आपने सुना ही होगा कि मरकरी की अगर 0.1 ml क्वांटिटी भी हमारे इंटेस्टाइन में चली जाए तो वो उस पूरी इंटेस्टाइन के फंक्शन को ब्लॉक कर देती है। उसी तरीके से इसमें क्या बनता है, मैस्कुरीन बनता है, जो एक मरकरी के समान एलिमेंट्स होता है। अगर ये बॉडी में चला जाता है तो व्यक्ति की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो ये क्या उत्पन्न कर दिया, एक विषैला पदार्थ उत्पन्न कर देता है। आज अपनी बात हुई इस तरीके से अगेरिकस के ऊपर। अब मैं आपको एक शॉर्ट समरी के रूप में समझा देती हूँ कि एक्चुअल में अगेरिकस होता क्या है। अगेरिकस जो है वो एक फंजाई है जो सेप्रोफाइटिक फंजाई होती है। सेप्रोफाइटिक जो ये फंजाई है ये हमेशा मृत कार्बनिक पदार्थों से भोजन के रूप में लेती है, यानी केवल मरे हुए जीवों के ऊपर ही हमेशा के लिए क्या होती है, डिपेंड होती है। इसके आवास की बात करें तो सिंपल सी बात है, ये लकड़ियों के ऊपर भी पाई जाएगी, मृत कार्बनिक पदार्थों के ऊपर भी ये पाई जाएगी। इसके अलावा ये सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनके ऊपर भी पाई जाती है। ये हुआ इनका हैबिटेट। अब मैं अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये एक थैलस बॉडी है, यानी ये एक माइसीलियम जो है इसका वो एक थैलस के रूप में पाया जाता है जो सेप्टेट माइसीलियम होता है, और साथ में मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर भी बनती है। जब बहुत सारे हाइफी बन जाते हैं वो एक माइसीलियम का नेट बना लेते हैं और उसमें सेप्टेट हाइफी और प्रेजेंट होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जब वो प्रिपेयर होते हैं तो जहाँ उसमें सेप्टा प्रेजेंट होते हैं वहाँ से वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट होकर के क्या बना लेते हैं, अपने नए नए माइसीलियम का निर्माण कर लेते हैं। अगर वो सेप्टा में भाग से टूट करके सेपरेट हो जाते हैं और हर एक सेपरेट जो पार्ट है वो वापस अपने नए हाइफी का निर्माण अगर कर लेता है तो वो किस में चला जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में चला जाता है। जैसे हमने इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की एक मेथड पढ़ी थी, फ्रेगमेंटेशन, विखंडन की विधि के द्वारा, कि जैसे माइसीलियम इसका मैच्योर हो जाता है सेप्टा के पास में से छोटे छोटे खंड में वो विखंडित हो जाता है और विखंडित होकर के क्या बना लेता है, नए माइसीलियम का निर्माण कर लेता है।
अब मैं बात करती हूँ इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि इनके अंदर जो होने वाला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो पर्टिकुलर एक मेथड होती है, उसी के द्वारा होता है। मेथड का नाम याद रखना है आपको केवल, कौन सी वाली, क्लेमाइडोमोनास के द्वारा। क्लेमाइडोमोनास को मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डायग्राम में समझाया था कि एक गोल आकार बहुत बड़ी सी स्ट्रक्चर बनती है जिसके अंदर बहुत सारे क्लेमाइडोस्पोर्स भरे हुए होते हैं। एक क्लेमाइडोस्पोरिंजिया दूसरी क्लेमाइडोस्पोरिंजिया के द्वारा बीच में एक सेप्टा के द्वारा या सेप्टेट हाइफी के द्वारा जुड़ी हुई होती है। वो सेप्टेट हाइफी जो क्लेमाइडोमोनास हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है इंटरनल और एक होती है टर्मिनल। तो जो इंटरनल होती है उसको इंटरकैलरी भी कहते हैं, यानी कि जो माइसीलियम बनते हैं उनके बीच बीच में वो प्रेजेंट होती हैं, इसलिए उसका नाम रख दिया जाता है इंटरकैलरी। और यदि पर्टिकुलर कोई माइसीलियम उसके टिप पार्ट पे अगर बनी तो उसका नाम रख दिया जाता है टर्मिनल। तो टर्मिनल वाली जो होती हैं वो कम संख्या में बनती हैं, लेकिन इंटरकैलरी जो होती हैं वो एक ही माइसीलियम में बहुत सारी बनती हैं। जैसी फेवरेबल कंडीशन होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन कर लेती है, और ज़्यादा न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करने की वजह से वो क्या करती हैं, रैप्चर हो जाती हैं। उनकी जो सेल वॉल होती है वो रैप्चर हो जाती है, और सेल वॉल के रैप्चर होते ही सारे क्लेमाइडोस्पोर कहाँ आ जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। उनके बाहर निकलते, सिंपल सी बात है कि एनवायरनमेंट में तो वो फैलेंगे, फैलते हैं तो दो कंडीशन उत्पन्न हो जाती हैं कि या तो वो एयर के द्वारा फैलेंगे या फिर इंसेक्ट के द्वारा फैलेंगे। अगर अगेरिकस की जगह मैं किसी दूसरी फंजाई की बात करूं तो उनके अंदर मूवमेंट करने के लिए क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला। अगर मैं वाटर फंजाई की बात करूं जो जल में पाई जाती हैं, उन फंजाई में तो क्या होते हैं कि क्लेमाइडो जैसी स्ट्रक्चर नहीं बनती है, उनके अंदर हमेशा जूस्पोर बनते हैं, यानी कि ऐसे प्लेनोस्पोर नहीं बनते। तो जो जूस्पोर होते हैं वो तो जल के अंदर क्या करते हैं, अपने फ्लैजिला से इस तरीके से मूवमेंट करते हुए आगे चले जाते हैं। लेकिन ये क्या होती हैं, एप्लेनोस्पोर होती हैं, तो प्लेन टाइप के राउंड शेप या ओवल शेप के स्पोर बनाती हैं, और ये सारे स्पोर क्या करते हैं, अब मूवमेंट करते हुए आगे पहुंच जाते हैं। अगर इनमें से विपरीत प्रकार के स्पोर आपस में फ्यूजन करेंगे तो किस में चले जाएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और अगर विपरीत प्रकार के स्पोर ने फ्यूजन नहीं किया, जो स्पोर प्रेजेंट थे उन्होंने कोई फ्यूजन नहीं किया, डायरेक्ट क्या कर लिया, अपना जर्मिनेशन कर लिया, तो वो स्टेज किस में चली जाती है, गैमेटोफाइटिक जनरेशन में। जिसके लिए मैंने आज आपको समझाया कि इसकी हम सेल साइकिल की बात करते हैं तो इसकी सेल साइकिल को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, जिसके बारे में आज अपन ने डिस्कस किया है बहुत अच्छे से कि इनकी जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल के अंदर जैसे बेसिडियोस्पोर बनते हैं वो सारे बेसिडियोस्पोर हवा में नहीं उड़ते हुए होते, वो एक बेसिडियो कार्प के द्वारा चिपके हुए होते हैं। और बेसिडियो कार्प के जब टिप पार्ट के ऊपर चिपके हुए होते हैं तो वो एक डिस्पर्सल मेथड्स के द्वारा, वो डिस्पर्सल मेथड्स होती है ड्रॉप मेथड, कि ड्रॉप मेथड के द्वारा क्या करते हैं, वो डिस्पर्स हो जाते हैं और डिस्पर्स होकर के एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं। जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो क्या कर लेते हैं, अपना जर्मिनेशन। अगर उन्होंने बिना फ्यूजन के जर्मिनेशन कर लिया तब तो वो हैप्लॉइड के फॉर्मेशन में रह जाएंगे, और यदि उन्होंने डायरेक्ट जर्मिनेशन नहीं किया तो दो अपोजिट टाइप के स्टेन जो हैं वो आपस में फ्यूजन कर लेंगे। जो मैंने आपको ये देखिए यहाँ समझाया कि दो अपोजिट टाइप के जो स्पोर बनते हैं इसके अंदर, ये क्या कर लेते हैं, आपस में फ्यूजन। यहाँ मैंने आपको समझाया कि ये जर्मिनेशन करेंगे, ये प्राइमरी माइसीलियम, ये सेकेंडरी माइसीलियम, और लास्ट में यही स्पोर वापस बन गया। अब मैंने आपको समझाया कि ये दो विपरीत प्रकार के बेसिडियोस्पोर बनते हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइमिंग में जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, तब तो ये विपरीत प्रकार के जो स्पोर हैं वो आपस में फ्यूजन कर लेंगे और क्या बना देंगे, सोमेटिक हाइफी, यानी बाई न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। और अगर ये सोमेटिक हाइफी नहीं बनते हैं और यदि ये सिंगल रूप में क्या कर लेते हैं, अपना जर्मिनेशन कर लेते हैं, तो फिर ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक स्टेज को ही उत्पन्न कर लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगेरिकस के अंदर जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक दोनों प्रकार की उत्पन्न होती है। अगर हैप्लॉन्टिक होती है तो उसमें डिटर्मिनेशन होता है कि कौन से बेसिडियोस्पोर ने, कि पॉजिटिव स्टेन वाले बेसिडियोस्पोर ने जर्मिनेशन किया या नेगेटिव प्रकार के बेसिडियोस्पोर ने जर्मिनेशन किया। तो इस तरीके से जो है इनकी ये लाइफ साइकिल जो है वो एक डायग्राम के द्वारा और एक फ्लो चार्ट के द्वारा कंप्लीट होती है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक लाइकेन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की क्लास के लिए अपनी वीडियो जो है क्लास अभी तक के लिए है।